मेरी दीदी ने अपने पति को तलाक दे दिया और हमारे घर आकर रहने लगी। एक दिन उन्हें तेज बुखार आ गया और चक्कर भी आने लगे। तभी हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहां जाकर हमें पता चला कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट है। वो तो पिछले 1 साल से हमारे साथ ही रह रही थी, तो प्रेग्नेंट कैसे हुई? यही राज जानने के लिए मैं एक दिन उनके कमरे में छिपकर बैठ गया। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम अमित है। मैं घर में सबका लाडला बेटा था। इसी वजह से हर बार मेरे और मेरी बड़ी बहन के झगड़े में हर बार दीदी को ही डांट पड़ती थी। दीदी ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं 11वीं कक्षा में था। अक्सर दीदी मुझे पढ़ाने के लिए बैठती तो मैं कोई न कोई बहाना करके वहां से जाने की कोशिश करता। इसी वजह से हमारा झगड़ा हो जाता और सभी दीदी को ही डांट देते। उस समय उन्हें जो डांट पड़वाने में मजा आता था, वो ही आज मेरे सामने अफसोस बनकर खड़ा था, क्योंकि उनका रिश्ता पक्का कर दिया और कुछ ही दिनों बाद वो इस घर से चले जाने वाली थी। मुझे बुरा लग रहा था कि मैं हमेशा से ही उनके साथ झगड़ा करता, लेकिन अब तो उनके बिना पूरा घर सूना हो जाएगा। खैर, उस समय मैं बच्चा था और मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत है। दिन कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला और कल मेरी दीदी की शादी थी। पूरे घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सभी अपने काम में व्यस्त थे। आखिर शादी का दिन आ ही गया। बारात भी आ चुकी थी। सभी लोग दूल्हे की बढ़ाई कर रहे थे कि कितना सुंदर दूल्हा आया है। मैं भी खुश था कि मेरी बहन एक सुंदर लड़की थी और उसे सुंदर ही जीवन साथी मिल रहा था। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी थी, जो सभी भाइयों के मन में होती है, कि सुंदरता उतनी मायने नहीं रखती जितना अच्छा व्यवहार मायने रखता है। मेरी बहन बहुत सीधी और सरल स्वभाव की थी, इसीलिए ये ही अपेक्षा मैं अपने जीजू से कर रहा था कि वो मेरी दीदी को कभी भी दुखी नहीं करेंगे। तभी पापा आकर मुझे इस सोच से बाहर निकालते हुए कहते हैं कि अमित, यहीं खड़े रहोगे क्या? अरे भाई, बारात आ चुकी है, बारातियों का वेलकम करो जाकर। मैं बारात की तरफ गया और सभी बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। सभी लोग बहुत खुश थे और इसी खुशी के साथ मेरी दीदी की बड़ी ही धूमधाम से शादी संपन्न हुई। अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। आखिर हो भी क्यों ना, जब घर से बेटी विदा होती है तो हर किसी को रोना आता है। मेरे सामने तो हमारा पूरा बचपन आ खड़ा था। बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल पाया और दीदी की विदाई की। अब सभी मेहमान भी चले गए और सामान वगैरह समेटकर सभी आराम करने चले गए। इतने दिनों से शादी की भाग दौड़ ने सबको थका दिया था। कुछ दिन ऐसे ही निकले। आज दीदी और जीजू घर पर आ रहे थे। माँ सुबह से रसोई घर में पकवान बनाने में लगी थी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार दामाद घर पर आ रहे थे। सब लोगों ने उनका स्वागत किया और बड़े ही प्यार से उनकी आवभगत की। आज पड़ोस की भी औरतें घर पर आ गई, क्योंकि शादी के बाद दीदी पहली बार घर पर आई थी, तो सब देखने आई थी कि वो कैसी लग रही है। साथ ही ससुराल के बारे में भी पूछना था। कुछ देर बाद मैं दीदी के पास गया और पूछा, दीदी, सब खैर खबर है ना? कैसा है आपका ससुराल और जीजा जी आपका ख्याल रखते हैं कि नहीं? तभी दीदी हंसते हुए बोली कि बहुत अच्छा है, तेरे जीजू भी बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सब लोग मुझे अपनी बेटी की तरह ही रख रहे हैं। मुझे बहुत संतुष्टि और खुशी हुई कि दीदी अपने ससुराल में खुश है। आखिर मैं यही चाहता था, क्योंकि मेरे मन में अभी भी अफसोस चल रहा था कि मैंने अपना पूरा बचपन और जवानी दीदी के साथ झगड़ा करने में गुजार दी। लेकिन जब उनके साथ बातें करने का, उनके साथ घूमने फिरने का टाइम आया तो उनकी शादी कर दी। अब उनको ससुराल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सोचते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि उन्हें जैसा मैंने सोचा था वैसा ही घर मिल चुका था। खैर, कुछ देर बातें करने के बाद खाना वगैरह खाकर वह लोग चले गए, क्योंकि जीजू को कोई काम था, इसीलिए वह ज़्यादा देर रुक नहीं पाए।
कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी निकलते गए। एक दिन मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया कि हमारे दूसरे शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी खुली है, उससे मुझे जॉब लेटर आया है और अगर तुम्हें भी जॉब करनी है तो तुम उसमें अपना इंटरव्यू देकर आ सकते हो। मैंने अपने पापा से बात की और दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए चला गया। मेरी किस्मत ने साथ दिया और मैं इंटरव्यू में पास हो गया। वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल चुकी थी। अच्छी कंपनी होने के साथ साथ सैलरी भी अच्छी थी। मैं दिन रात मेहनत करने लगा और कंपनी में अच्छे पैसे कमाने लगा। मुझे कमाता देख पापा और माँ दोनों ही बहुत खुश थे। जब दीदी को भी यह बात पता चली तो वह मुझे बधाई देते हुए कहने लगी कि क्यों रे छोटे, तू कब से इतना बड़ा हो गया है कि कमाने लग गया है। खैर बहुत अच्छा हुआ कि तू कमाने लग गया है। पापा की भी कुछ जिम्मेदारियां कम हो गई है, इसीलिए अब तेरे लिए भी लड़की देखना शुरू करेंगे ताकि तेरा भी घर बस जाए। बहुत दिन तुमने मौज मस्ती कर ली है। ऐसे ही हम दोनों भाई बहन काफी देर तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहे। फिर दीदी ने फोन कट कर दिया और मैं भी सोने चला गया। एक दिन दीदी और जीजू का कॉल आया। उन्होंने मुझसे बात नहीं करते हुए माँ और पापा से बात करवाने के लिए बोला। मैंने फोन पापा को पकड़ा दिया। तभी पापा से बात करते हुए दीदी ने कहा कि हमने अमित के लिए एक लड़की देखी है, मेरी भुआ सास की लड़की है। वह लोग अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हैं, इसीलिए मैंने अमित के बारे में उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे जैसा ही तुम्हारा भाई है तो हमें रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए वह कल अमित को देखने आ रहे हैं। तभी पापा कहने लगे कि बेटा, लड़की की जांच पड़ताल तो की है ना तूने, क्या हमारे खानदान के जैसे ही मेल खाने वाली है। तब मेरी दीदी कहने लगी कि हाँ पापा, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है और संस्कार भी अच्छे हैं। तभी माँ पापा भी खुश हो गए कि अब हमारे घर भी बहू आ जाएगी। दीदी के जाने के बाद जो रौनक गई थी वह लौटने वाली थी। पापा फोन रखते हुए मुझे कहने लगे कि कल तुझे देखने आ रहे हैं, इसीलिए तैयारियों में लग जाओ। माँ ने भी तैयारियां शुरू कर दी, साफ सफाई करने लगी और पापा भी बाजार चले गए क्योंकि कल सुबह वह जल्दी आने वाले थे। इसीलिए पापा अभी से सारा सामान लेकर रखने वाले थे। दूसरे दिन वह लोग मुझे देखने आ गए और उनको हमारा घर बार बहुत पसंद आया और इसी तरह मेरा रिश्ता भी पक्का हो गया। लड़की का नाम माया था। मैं और माया एक दूसरे से बात करने लगे। अब मुझे भी माया भाने लगी थी और माया को भी मुझसे प्यार हो गया। ऐसे ही दिन निकलते गए और शादी की तारीख पक्की हुई और फिर मेरी और माया की शादी हो गई। हम लोग राजी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तभी एक दिन हम सब बैठे चाय पी रहे थे। तभी हमारे घर के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा कि सामने दीदी खड़ी थी। हम लोग चौंक गए कि दीदी अकेली यहाँ कैसे। वो आज तक कभी अकेली नहीं आई थी, हमेशा से ही जीजू के साथ आई थी। हम लोगों को थोड़ी घबराहट जैसी हो गई। फिर पापा उन्हें अंदर लेकर आए और पूछा कि क्या हुआ बेटी, तुम इस समय अकेली कैसे। पहले फोन भी नहीं किया कि तुम आने वाली हो, सब खैर खबर है ना। तभी दीदी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगी कि पापा, मुझे वहाँ नहीं रहना। अब तो हम लोगों के जैसे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जब घर की बेटी इस तरह की बातें करे तो कौन खुश होता है। मैं भी घबरा गया। तभी पापा ने कहा कि क्या हुआ बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तभी दीदी कहने लगी कि वह लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव करते हैं। फिर मैंने दीदी की बात काटते हुए कहा कि आप तो बोल रहे थे कि वह लोग बहुत अच्छे हैं, जीजू भी आपका बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर अभी ऐसे कैसे हो गया। तभी दीदी कहने लगी कि उस टाइम सब अच्छा था, लेकिन अभी कुछ अच्छा नहीं है। तेरे जीजू भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे सास ससुर तो मुझे खाए नहीं छोड़ते। आखिर मैं क्या करूं, इसीलिए मैं थक हार कर यहाँ पर आ गई। माँ जल्दी से रसोई में गई और उन्हें पानी पिलाया। तभी माया ने भी दीदी के पास बैठकर कहा कि
ऐसे कैसे हो सकता है? दीदी, जरूर आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। मेरे मामा मामी तो बहुत अच्छे हैं, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी मेरी दीदी बोली कि जो लोग ऊपर से जैसे दिखाई देते हैं, वैसे अक्सर अंदर से होते नहीं हैं। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम उनको फोन करके पूछ सकते हो। और भला अपना घर उजाड़ कर कौन खुश होती है? मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं वहां पर जैसे तैसे अपना घर बसाऊं, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया तो मुझे आना ही पड़ा। अब तो हम सब लोग मायूस हो चुके थे कि अच्छी खेलती हमारी जिंदगी में यह कैसा तूफान आ गया था। खैर, कुछ देर के लिए पापा ने दीदी को शांत करवाया और मेरे जीजू के पास फोन किया और कहा कि क्या बात हो गई है दामाद जी, हमारी बेटी से कोई गलती हो गई क्या? तभी उन्होंने कहा कि नहीं, वह सब आप अपनी बेटी से ही पूछिए, और उन्होंने फोन कट कर दिया। अब तो हम लोग और भी परेशान हो गए कि कहीं कोई और बड़ी बात तो ना हो गई हो, जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना निकले। हम लोगों ने दीदी से बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन दीदी बस रोए जा रही थी और इतना कहे जा रही थी कि मुझे वहाँ दोबारा वापस नहीं जाना है। मुझे तो अब दीदी की टेंशन के साथ साथ माया की भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वह दीदी के ससुराल वालों की ही रिश्तेदार थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं माया को भी वह लोग यहाँ से न लेकर चले जाएं। मैंने माया को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि माया, जरा तुम अपने मम्मी पापा से बात करो और उनसे पूछो कि क्या बात हो गई है जिससे दीदी इतनी परेशान होकर यहाँ आ गई है। अगर दीदी की गलती हुई तो हम दीदी को समझाएंगे। फिर माया ने अपने माता पिता को कॉल किया। उनके माता पिता ने कहा कि पता नहीं इन लोगों की क्या बात हो गई है, हम लोग तो बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं। हम लोगों ने भी काफी प्रयत्न किया उन लोगों से पूछने का, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं बताया, इतना बोला कि उसकी ही गलती है। अब तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। खैर, हम लोगों ने दीदी को घर पर ही रहने दिया और दीदी के ससुराल से भी ना कोई फोन ना कोई मैसेज आया। जीजू का कोई फोन कॉल नहीं आया, उन्होंने भी शायद दीदी से रिश्ता तोड़ दिया था। अब बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। एक दिन सब लोग बैठे थे तो दीदी ने पापा से कहा कि मुझे तलाक चाहिए। सब लोगों को एकदम से भौचक्का सा लगा कि तलाक, इतनी छोटी छोटी लड़ाई पर कौन तलाक लेता है? अगर कोई बात हो गई है तो पहले बैठकर समझाइश की जाए, अगर फिर भी ना बात बने तो तलाक तक बात जाती है। पापा कहने लगे कि मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे ससुराल और तुम्हारे सास ससुर से बात करूंगा, उन लोगों से पूछूंगा कि आखिर मसला क्या है, आप लोग इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहे हैं। तभी मेरी दीदी कहने लगी कि उन लोगों का नहीं, यह फैसला मेरा और अजय का है। खैर, दीदी को हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि आप अपना घर बर्बाद मत कीजिए। तभी कुछ देर बाद वकील को लेकर जीजू भी आ गए और दोनों ने तलाक के कागजात पर साइन कर दिया। हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि बसा बसाया घर उजड़ चुका था। आज किसी ने घर पर खाना नहीं खाया, क्योंकि इतनी बड़ी परेशानी जो हो गई थी। तभी दीदी ने सब लोगों से कहा कि आप लोग मेरी वजह से दुखी मत हो, मैं उस घर में खुश नहीं थी। मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी तो मैंने तलाक दे दिया। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुशी से रहे? तभी माँ ने दीदी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, हमने तो हमेशा से ही तुम्हारी खुशी ही चाही थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ खुश नहीं हो तो यह फैसला तुम्हारा है। खैर, हम लोगों ने भी यह स्वीकार कर लिया कि अब तो हम लोग पहले जैसे होने लगे थे। खैर, दुख तो होता है कि दीदी घर पर बैठी है, लेकिन फिर आखिर करते भी क्या। पापा ने भी बोल दिया कि कुछ साल रुक जाते हैं, उसके बाद दीदी की दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन इस बीच एक खुशी की बात यह थी कि माया के परिवार वालों ने कोई मसला नहीं किया। उन लोगों ने माया को ले जाने की कोई बात नहीं की। खैर, जैसे तैसे काफी दिन निकल गए। अब दीदी का तलाक हुए 1 साल पूरा हो चुका था।
और फिर एक दिन जब हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, तभी दीदी अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वहां आई। हम लोगों ने पूछा, क्या हुआ दीदी, सब खैर खबर है ना? तभी दीदी ने कहा, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर जैसे ही माया ने दीदी को हाथ लगाकर देखा तो कहा कि दीदी को तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। हम लोग घबरा गए। हमने कहा, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी दीदी ने कहा, नहीं, डॉक्टर को दिखाने जैसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। दीदी ने कुछ दवाई भी ली, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। दीदी को चक्कर आने शुरू हो गए। हम लोग दीदी को हॉस्पिटल लेकर गए। वहां जाकर रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो हम लोगों के पैरों तले जमीन ही निकल गई। रिपोर्ट में लिखा था कि दीदी प्रेग्नेंट थी। दीदी को तलाक हुए 1 साल हो चुका था। 1 साल से वह हमारे घर पर ही रह रही थी, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सब लोग को बहुत अचंभा हुआ। हम दीदी से पूछते कि आखिर बात क्या है, तो दीदी बिना कुछ बताए अपने कमरे में चली जाती। हमने बहुत बार पूछा, लेकिन दीदी ने हर बार यही प्रतिक्रिया दी। एक दिन मैंने सब कुछ जानने के लिए दीदी के कमरे में छुपकर बैठने का प्लान बनाया और दूसरे दिन रात को उनके कमरे में छुपकर बैठ गया। यह बात मैंने माया को भी बताई थी। कुछ देर बाद जब दीदी कमरे में आई तो मैंने देखा कि दीदी ने अपने कमरे की खिड़की खोली और उसमें से जीजू को अंदर ले आई। मैं जीजू को देखकर चौंक गया कि उन दोनों का तलाक हो चुका था, लेकिन फिर यह सब कैसे? तभी जीजू दीदी के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। अब तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं बाहर निकल गया। मुझे देखकर वह दोनों घबरा से गए। मैंने पूछा कि यह सब क्या चल रहा है? आप लोगों को साथ में ही रहना था, तो यह छुप छुप कर रहने की क्या जरूरत है? आखिर आप दोनों पति पत्नी हो। तभी दीदी ने कहा कि हम तुम्हें सारी बात बताएंगे, पहले तुम शांत हो। फिर मैंने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। वहां पर सब लोग आ गए। वैसे माँ पापा भी दीदी से नाराज थे, क्योंकि उन लोगों को जब से दीदी के प्रेग्नेंट होने की खबर पता चली थी, तब से दीदी के साथ उन्होंने बातचीत बंद कर रखी थी, क्योंकि उन लोगों को तो ऐसे ही लग रहा था कि दीदी ने ही कुछ गलत किया है, इसी वजह से प्रेग्नेंट हुई है। अब वह दीदी से नफरत करने लगे थे। लेकिन जब वो कमरे में आए और जीजू को वहां देखा तो कहा कि यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है। तभी दीदी की आंखों से आंसू आ गए। दीदी कहने लगी कि दरअसल मेरे सास ससुर मेरे को बहुत तंग करते थे, इसमें अजय का कोई कसूर नहीं था। आखिर यह करते भी तो क्या करते। इसीलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम तलाक का नाटक करते हैं, जिसकी वजह से मेरे सास ससुर को मेरी कमी महसूस हो और वो सुधर जाए। हम लोग प्लान के मुताबिक ही करने लगे और अजय रोज मुझसे मिलने रात को आते थे। तभी पापा ने कहा कि यह बात तुम हम लोगों को भी बता सकती थी, हम लोगों को क्यों नहीं बताया? तभी दीदी कहने लगी कि अगर मैं आप लोगों को बता देती तो किसी तरह बात उन तक पहुंच ही जाती। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे इस प्लानिंग पर पानी फिर जाए। हम लोग उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, उनको एहसास दिलाना चाहते थे कि एक बहू को ऐसे तंग करना क्या होता है। जब उन लोगों को मेरी कमी महसूस होगी तो वे सुधर जाएंगे। दीदी कहने लगी कि अजय न मेरी तरफदारी कर सकते थे, ना मेरे सास ससुर की। इसीलिए इस नाटक के द्वारा सब सही करने का सोचा। हम लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका था। माँ पापा को भी एहसास हो गया था कि वह दीदी को गलत समझ रहे थे और मेरी भी सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। हम सब लोगों को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि दीदी का घर टूटा नहीं था, बल्कि यह दोनों तो अपने घर को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उन दोनों को एक साथ देखकर और उन दोनों का प्यार देखकर हम लोगों को बहुत खुशी हुई। ये सब देखकर मैंने और माया ने भी एक दूसरे से वादा किया कि कभी भी कोई दिक्कत आई तो हम एक दूसरे का साथ देंगे और ऐसे ही प्यार से रहेंगे। दीदी के इस नाटक से हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिली थी कि रिश्ता खत्म करने की बजाय उसे सुधारने का प्रयास किया जाए तो हल निकल ही आता है। शांति से किया गया काम हमेशा गुस्से पर भारी पड़ता है और टूटते हुए रिश्ते को बचा ही लेता है।
धन्यवाद दोस्तों।